हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम लोग आईटी एक्ट भी बोलते हैं, जो कि 2000 में आया था। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईटी एक्ट, जो कि ये जो दोनों एक्ट्स हैं वो इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक एक्ट आपके पेपर में डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है। So the Information Technology Act of 2000 provides legal recognition for transactions conducted through electronic data interchange and other electronic communication methods commonly known as electronic commerce। तो बेसिकली अब ऐसे याद रखना कि जो आईटी एक्ट है वो क्यों बनाया गया। उसको पहले बनाने का ये मोटिव था कि जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको बेसिकली एड्रेस करना। ठीक है, तो इतना याद रखना कि आईटी एक्ट है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या है, जो भी साइबर क्राइम्स हैं उनको देखना, उनको एड्रेस करना। साथ ही साथ इसमें क्या फीचर प्रोवाइड किया गया, इस एक्ट में ये फीचर प्रोवाइड किया गया कि जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, जो हम लोग भी करते हैं, आज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें जब हम लोग बिलिंग करवाते हैं, फिर हम लोग जब चेकआउट पेज पे पहुंचते हैं, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड करना, उनको रिकॉग्नाइज करना लीगल बेसिस पे, उनको एक लीगल एस्पेक्ट देना, इस एक्ट का वो एक प्रोविजन था। साथ ही साथ दिस मेथड रिप्लेस ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, मेकिंग इट इजियर टू फाइल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विद गवर्नमेंट एजेंसीज। और यहाँ पर क्या था कि जो भी पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन था, जो ट्रेडिशनली हम लोग चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते थे पेपर के थ्रू, वहाँ पर हम चीज़ों को लिख कर उनको स्टोर करते थे, उस चीज़ को इसने रिप्लेस किया और ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, ज़्यादा इजी हो गया चीज़ों को स्टोर करना, चीज़ों फाइल को जो भी है उसको सेव करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा आईटी एक्ट की चीज़ें थी। तो अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसकी और डेप्थ में समझाऊंगी। पहले देखते हैं कि आईटी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या थे या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम लोग इसमें था ऑथराइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली हम लोग डिजिटल सिग्नेचर अभी आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर को अथॉरिटी बेसिकली प्रोवाइड करना इस एक्ट के अंदर का फीचर था, जिसमें अभी डिजिटल सिग्नेचर तो मैं वहीं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन ऐसे समझ लो कि अगर तुम लोगों को किसी डॉक्यूमेंट को, किसी रिकॉर्ड को बताना है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लें कि आपने कोई घर लिया, ठीक है, तो उसकी जो रजिस्ट्री के पेपर थे उसमें आपने अपना साइन कर दिया हर एक पेज में। तो उससे क्या हुआ, उससे वो जो डॉक्यूमेंट था, वो जो रिकॉर्ड था, उसको ऑथेंटिकेट किया आपने कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे बिलोंग करती है, इस पे जो साइन है वो मेरा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, अगर सपोज करो कि वो जो पेपर्स हैं, वो जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव है, तब आप उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में डिजिटल सिग्नेचर का रोल आ जाता है। तो आप डिजिटली बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर वहां पर यूज होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, और इस डिजिटल सिग्नेचर को ऑथराइज करना इस एक्ट का एक फीचर है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो बेसिकली गवर्नेंस, जिसको हम लोग ई गवर्नेंस भी बोलते हैं, उसको बेसिकली उसको प्रोवाइड करना, उसको प्रमोट करना, उसके प्रोविजंस भी मेरे इसके अंदर आते हैं। अभी जो ई गवर्नेंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, इसके बाद का ही टॉपिक मेरा ई गवर्नेंस का है। ठीक है, फिर है मेरा रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जो भी अथॉरिटीज हैं उनके लिए। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ पेनल्टीज एंड एजुकेशन प्रोसेस फॉर वेरियस ऑफेंसेस। अब ये ऑफेंस क्या होंगे, ये ऑफेंस वही जो मैंने बताया साइबर क्राइम, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, स्पैमिंग और फिशिंग होती है, लोगों का डेटा चुरा लिया जाता है, उनका पासवर्ड लीक कर दिया जाता है। तो इन सभी केस में क्या होगा, क्या क्या पेनल्टीज हैं, क्या क्या पनिशमेंट उन पर्टिकुलर ऑफेंस करने वाले पर्सन को मिलेगी, ये सारी चीज़ों का इन्फोर्समेंट भी इस एक्ट का एक फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो ये जो ट्राइब्यूनल है बेसिकली ये भी मेरे साइबर क्राइम्स को ही डील करता है, और इस ट्राइब्यूनल के बारे में भी हम लोग आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट भी इस एक्ट का एक फीचर था।
नेक्स्ट है मेरा डेजिग्नेशन ऑफ specific offences to be investigated by a police officer not below the rank of deputy superintendent। और इसमें कुछ ऐसे ऑफेंस भी स्पेशली मेंशन किए गए थे जिनको इन्वेस्टिगेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिला था, एक पुलिस ऑफिसर को मिला था जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की रैंक से कम ना हो, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम का ऑफिसर इस पर्टिकुलर ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी। तो यहाँ पर क्या था, एक कमिटी का फॉर्मेशन किया गया जहां पर जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है लोगों की या फिर किसी के साथ साइबर क्राइम हो चुका है तो वो यहाँ पर आके अपनी बेसिकली ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फॉर्म करने का भी एक फीचर मेरे इस एक्ट के अंदर था। उसके बाद है सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सेक्शन 69 जो था वो इसके अंदर कंसर्न था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर था एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट एंड अरेस्ट द कल्प्रिट। तो अभी कल्प्रिट कौन है, ये कल्प्रिट वही होगा जिसने साइबर क्राइम किया है और उसको अरेस्ट करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि वो इस पे एक्शन ले। और ये चीजें कहाँ पर मेंशन है, ये चीजें मेरी सेक्शन 69A में मेंशन है आईटी एक्ट के अंडर। ठीक है, फिर है दिस इज द प्राइमरी लॉ दैट डील्स विद द साइबर क्राइम। और ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये फंडामेंटल लॉ है साइबर क्राइम्स को डील करने का, जो मैंने बताया भी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी डील करने का। जो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें जो भी साइबर क्राइम होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, इसके अंदर ये प्रोविजन डाला गया था। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हैज गिवन मेनी पावर, और बहुत सारी पावर, सिर्फ उस ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करना, कल्प्रिट को अरेस्ट करने की पावर ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर इस एक्ट के अंडर मिली हुई थी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और ITA एक्ट 2000 और IT एक्ट जो मैंने बताया भी वॉज नोटिफाइड ऑन अक्टूबर 17, 2000। तो जैसे हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ा था वो 2005 में आया था, उसी तरह से जो मेरा IT एक्ट था वो अक्टूबर 17, 2000 में आया था। ये डेट्स याद रख लेना क्योंकि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। इट इज द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। तो मैंने बताया भी कि ये याद रखना कि IT एक्ट किससे डील करता है, IT एक्ट उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारे लोगों की दिक्कतों से डील करता है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, In 1996, the United Nations Commission on International Trade Law, जिसको हम UNCITRAL भी बोलते हैं, adopted the Model Law on Electronic Commerce, जिसको हम लोग E-commerce भी बोलते हैं, to bring uniformity in law in different countries। तो यहाँ पर बेसिकली UN कमीशन का एग्जाम्पल लिया गया है जिन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को अडॉप्ट किया था ताकि जो उनका E-commerce है वो ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी से चल सके, ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आ सके। ठीक है, फर्दर अब यहाँ पर यूएन का ही एग्जाम्पल में बताया गया है कि फर्दर द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिकमेंड दैट ऑल कंट्रीज मस्ट कंसीडर दिस मॉडल लॉ बिफोर मेकिंग चेंजेस टू देयर ओन लॉ। और उन लोगों ने ये भी बताया कि जो भी कंट्रीज हैं जो अपने लॉ में जो चेंजेस करना चाह रही हैं वो ये एक बार इस मॉडल लॉ को देखें जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो इंडिया बिकेम द 12th कंट्री, और इसी को देखते हुए इंडिया 12th कंट्री बनी जिसने साइबर लॉ से रिलेटेड इस एक्ट को पास किया, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इनिशिएट यूएन ने किया था, उसके बाद धीरे धीरे सब कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया साइबर लॉ। उनको भी पता चला कि हाँ, नॉर्मल जो ऑफेंस होते हैं, जो क्राइम होते हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट एड्रेस करना, साथ ही साथ जो साइबर क्राइम है उनको भी एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने इससे मूव लेते हुए 12th कंट्री इंडिया बनी जिसने इस एक्ट को लॉन्च किया, पास किया। While the first draft was created by the Ministry of Commerce, Government of India as the E-Commerce Act 1998, it was redrafted as Information Technology Bill 1999 and passed in May 2000। तो बेसिकली जो पहला ड्राफ्ट था, जो पहला स्टेप था इस एक्ट को बनाने का, उसमें इस एक्ट का नाम था ई-कॉमर्स एक्ट, जो कि 1998 में आया था। लेकिन फिर टाइम के साथ इस एक्ट को 1999 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल के फॉर्म में दिखाया गया और ये बेसिकली मई 2000 में पूरी तरह फंक्शनल हो गया और पास हो गया एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, उसके बाद है कि अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो एक तो हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि लोगों को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करके रखना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है।
उसके साथ जो हमने पीछे पढ़ा था, द IT Act 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शन डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली वो सारी चीजें, वो सारी टॉपिक्स जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, उनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना इस एक्ट का एक प्रोविजन था। This also involves the use of alternatives to a paper-based method of communication and information storage to facilitate the electronic filling of document with government agencies। और जो मैंने पीछे बताया कि पेपर बेस्ड जो मेथड था कम्युनिकेशन का, उसको रिप्लेस करा मेरे इस ई कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के प्रोविजन ने। Further, this act amended the Indian Penal Code 1860, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891, and the Reserve Bank of India Act 1934। तो इस एक्ट ने बहुत सारे और एक्ट में अमेंडमेंट किया, जिसमें से इंडियन पेनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट था और RBI का भी एक एक्ट था जो कि इस एक्ट ने अमेंड किया, उसको चेंज किया। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं कि इसमें एक तो डिजिटल सिग्नेचर का एस्पेक्ट था और क्या क्या चीजें हैं। सो ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शन डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स इन प्लेस ऑफ अर्लियर। तो ये याद रखना, ये अब ये क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो यही है कि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना उन ट्रांजैक्शन को जो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, पेपर बेस को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद है, अब जैसे मैंने बताया कि डिजिटल सिग्नेचर्स को अथॉरिटी प्रोवाइड करना। सो गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर्स रिक्वायरिंग लीगल ऑथेंटिकेशन। तो उनको ऑथेंटिकेट करने का काम डिजिटल सिग्नेचर का है और उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करने का काम इस एक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव के तौर पे है। नेक्स्ट है मेरा फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसी एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग जैसे नॉर्मल पेपर बेस्ड जो हम लोग यूज कर रहे थे, उसको हटा के इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग को ज्यादा इनिशिएट किया गया, ज्यादा प्रमोट किया गया कि गवर्नमेंट एजेंसीज में जो भी आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं या फिर उनके डिपार्टमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट फिल करने हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया कि डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। गिव लीगल सैंक्शन एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को भी प्रमोट किया गया जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो बेसिकली जो फंड्स थे एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में, उसको कैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें यहाँ बताई गई। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैसे ये फंड्स का ट्रांसफर होगा वो भी इस एक्ट में बताया गया, उसको प्रमोट करने की बात कही गई। फिर है मेरा ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891। तो बेसिकली बैंकर्स को भी यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला किस एक्ट के अंदर, एविडेंस एक्ट, जो मैंने बताया भी था कि इन एक्ट को इस जो मेरा IT एक्ट है उसने इसको अमेंड किया था, उसमें इसमें चेंजेस प्रोवाइड किए थे। अब चेंजेस क्या किए थे, एविडेंस एक्ट के अंदर बैंकर्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाया था, उसी के साथ RBI एक्ट में भी इसने क्या किया था कि जो अकाउंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही स्टोर किया जाए। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स जो पेपर में आते हैं कि फीचर्स क्या हैं IT एक्ट के। सो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो भी एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस उसमें मेंशन होंगी, वो सिक्योर रखनी चाहिए, उनको सेफ रखना चाहिए और वो वैलिड भी हैं लीगल लेवल पे भी। साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्निशन मिली, तो ये याद रखना क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई लीगल लेवल पे। साथ ही साथ सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो डिजिटल सिग्नेचर आर इन प्लेस। और इसी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को कैसे सिक्योर करना है वो भी चीज बताई गई। साथ ही साथ अ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर द एक्ट इज फाइनलाइज। और उसी के साथ पूरा एक प्रोसीजर बताया गया कि जो भी ऑफिसर होगा जो लोगों की क्वेरीज को यहाँ पर एड्रेस करेंगे, उनको बेसिकली कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो भी इस एक्ट का एक फीचर था। उसके बाद है
प्रोविजन फॉर स्टैब्लिश, मैंने बताया भी था कि प्रोविजन फॉर स्टैब्लिशिंग अ साइबर रेगुलेटरी एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो इस एक्ट के अंदर इस ट्राइब्यूनल की फॉर्मेशन के लिए एक प्रोविजन डाला गया था। फर्दर दिस ट्राइब्यूनल विल हैंडल ऑल अपील्स मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर और एजुकेटिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर सपोज करो कि आप उस एजुकेटिंग ऑफिसर के पास गए और आपने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको बताई, उसने आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन अगर आप उस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप अपील कर सकते हो, तभी इसका नाम है एपिलेंट या फिर एपिलेट। तो वहां पर आप अपील कर सकते हो इस साइबर रेगुलेटरी एपिलेट ट्राइब्यूनल को कि हमें इस जो भी सोल्यूशन है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में आप इस ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल इज पॉसिबल ओनली इन द हाई कोर्ट। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी जजमेंट है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट के बाद आप अगर नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। उसी तरह से अगर आप उस ऑफिसर के सोल्यूशन से नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो, और अगर आप साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के भी ऑर्डर से, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक अपील सिर्फ हाई कोर्ट में ही डाल सकते हो। उसके बाद है इस एक्ट का नेक्स्ट फीचर था डिजिटल सिग्नेचर विल यूज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड ऑल्सो अ हैश फंक्शन। तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है, ये हम लोग डिजिटल सिग्नेचर में पढ़ेंगे। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टो सिस्टम जो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी तुम्हारा जो टेक्स्ट है, सपोज करो कि ये तुम्हारा कंट्रोलर लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम अगर ये क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम पे भेजोगे तो ये कंट्रोलर जो है वो अजीब सा कुछ वर्ड बन जाएगा, एक ऐसा वर्ड जो तुम्हें ना पता हो, जैसे कि सी का ई बन जाएगा, कोई @ लग जाएगा, कुछ भी लग सकता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ भी, मतलब ये कंट्रोलर ऐसा लिख जाएगा कि तुम उसको ना पढ़ पाओ। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है जाकि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या डेटा जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है उसकी सेक्रेसी मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो ये क्रिप्टोग्राफी होती है। जैसे कि तुम्हें अगर कोई मैसेज है, ये तुम सेंडर हो और तुम्हें मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाना है, तो तुम क्या करोगे, बीच में क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम लगा दोगे। तुम्हारा जो ये मैसेज है हेलो का, वो इस क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम में जाएगा और वो बेसिकली क्या होगा, इसको साइफर टेक्स्ट में कर देगा। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, देखो साइफर टेक्स्ट होता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी हेलो, ठीक है, तो वो प्लेन टेक्स्ट हो गया क्योंकि उसमें कोई हमने साइफरिंग नहीं परफॉर्म करी, कोई क्रिप्टोग्राफी नहीं परफॉर्म करी है। उसके बाद वो जो प्लेन टेक्स्ट है वो जाएगा मेरे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के पास, वो इसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देगा। साइफर टेक्स्ट क्या है, जो मैंने बताया कि उसमें जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये ट्रांसमिट होगा मेरे सेंडर रिसीवर के पास, लेकिन यहाँ पर एक डीक्रिप्टोग्राफर लगा होगा जो कि इसको डिक्रिप्ट करेगा, तो वो साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में चला जाएगा और वो प्लेन टेक्स्ट मेरे रिसीवर को मिल जाएगा जिसमें हेलो लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, बेसिकली यहाँ पर ये इसीलिए होता है ताकि जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर यही था कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज करेगा, डिजिटल सिग्नेचर अपने जो भी डेटा है स्टोर करने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करेगा, जिसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है, वो मैं कभी आगे बताऊंगी, और हैश फंक्शन को यूज करेगा, ठीक है। तो हैश फंक्शन भी वही है, समझ लो कि डेटा को इंक्रिप्ट करने का एक फंक्शन है हैश फंक्शन। उसके बाद है प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, द कंट्रोलर टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर। तो बेसिकली मैंने बताया भी था कि कैसे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं उसका जो कंट्रोलर होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका प्रोविजन भी इस एक्ट के अंदर डाला गया था। द एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो एक्ट था ये आउटसाइड इंडिया पे भी एप्लीकेबल था। Senior police officers and other officers can enter any public place and search and arrest without warrant। और इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट हुए थे, जो मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स ही अपॉइंट किए जाते हैं, वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सीनियर पुलिस ऑफिसर ही कर सकते हैं। तो उन केस में इन ऑफिसर्स को ये पावर मिली हुई थी कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं और अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है, कुछ ऑफेंस किया है साइबर लॉ से रिलेटेड, तो उस केस में वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट किसी वारंट के, वहां पर उनको वारंट की नीड नहीं होगी। फिर है प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। तो ये कमेटी भी हमने देखी थी, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर। तो जो हमारा ये कंट्रोलर था, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसको और सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए बेसिकली इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस एक्ट में अगर कुछ ना भी पढ़ पाओ तो ये पढ़ लेना कि आईटी एक्ट क्यों बनाया गया और इसके फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना। आईटी एक्ट सच में पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू, जैसे वो भी था मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहाँ पर लग रहा था, पूरी इंडिया में लग रहा था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लग रहा था। तो अब इसमें देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(2) द एक्ट एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री विच ऑल्सो इंक्लूड्स Jammu and Kashmir. In order to include Jammu and Kashmir, the Act uses 253 of the Constitution. Further, it does not take citizenship into account and provide extraterritorial jurisdiction. तो जैसे हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन इस एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया, और इसको इंक्लूड करने के लिए इस एक्ट के अंदर आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया गया था। ठीक है, फिर है मेरा कि सेक्शन 1(2) along with section 75 specifies that the act is applicable to any offence or contravention committed outside India as well. और हमने देखा भी था कि इंडिया के बाहर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। If the conduct of the person constituting the offence involves a computer or a computerized system or network located in India, then irrespective of his/her nationality, the person is punishable under the act. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि किसी अगर पर्सन ने, जिसने भी ऑफेंस किया है, अगर उसका जो कंप्यूटर है अगर वो इंडिया के अंदर है, या फिर उसका जो नेटवर्क है वो इंडिया के अंदर ही है, तो उस केस में अब वो जरूरी नहीं है कि वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, वो कहीं का भी हो सकता है। अगर उसका कंप्यूटर जिससे ऑफेंस किया गया है वो इंडिया के अंदर है, तो वो पर्सन लायबल हो जाता है पनिशमेंट के लिए इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो इंटरनल लेवल पे जो कॉपरेशन था वो इस एक्ट में नहीं हो पा रहा था। जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व थे, चाहे वो कॉपरेशन, चाहे वो जो भी ऑफिसर्स हो गए हैं ना, वो वहां पर नहीं, उनमें अंदर जो इंटरनल लेवल पे वहां पर कॉपरेशन नहीं हो रहा था। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी इस एक्ट में कॉपरेशन नहीं दिखाया गया था। तो ये इस एक्ट का एक प्रोविजन था। ठीक है, जो और इसकी एक लिमिटेशन भी है। अब है इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(4) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है? एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो एक्सेप्ट चेक, तो यहाँ पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर ये एक्ट जो है वो वहां पर अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, और ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी कंसीडर है वहां पर भी ये एक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो यहाँ पर ट्रस्ट से रिलेटेड जो चीजें होंगी वहां पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो यहाँ पर जो विल का एग्जीक्यूशन है वो सारे मैटर्स भी यहाँ पर कंसर्न नहीं होते हैं, यहाँ अप्लाई नहीं किए जाते हैं। ठीक है, entering into a contract for the sale of conveyance of immovable property or any interest in such property। और मेरा नेक्स्ट हो सकता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर किसी प्रॉपर्टी की सेल हो रही है जो कि इमूवेबल है, जो कि मूव नहीं कर सकती है, उस केस में भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ any such class of document or transaction as may be notified by the central government in the gazette, और जो गैजेट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन मेंशन कर रखे हैं, वो भी चीजें यहाँ पर नहीं अप्लाई होती हैं, वो भी नॉन एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, अब आता है कि आईटी एक्ट के लिमिटेशन क्या थे। तो एक तो हमने देख लिया कि नॉन कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद क्या है, सो इफ द कंडक्ट ऑफ द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर और अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, then the irrespective of his/her nationality the person is punishable under the act। तो वही चीज जो मैंने पीछे बताई थी कि अगर वो पर्सन जिसने भी ऑफेंस किया है, जिसने भी क्राइम किया है, अगर उसका कंप्यूटर इंडिया के अंदर है तो उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसकी नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रीजन था कि इंटरनल कॉपरेशन जो है यहाँ पर, इंटरनेशनल कॉपरेशन वो यहाँ पर लैक कर रही है। तो जो अदर कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जो फॉरेन रिलेशनशिप है, उसमें कॉपरेशन की कमी होने की वजह से इस एक्ट के जो प्रोविजन था वहां पर लिमिटेशन आई। द आईटी एक्ट हैज इफेक्टिवली एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन साइबर स्पेस एड्रेसिंग सेवरल क्रिटिकल इश्यूज रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी मिसयूज। तो इसने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, जो भी साइबर क्राइम्स थे उसको, इसके इश्यूज को सॉल्व किया, और
बहुत सी इश्यूज को एड्रेस किया, उनको बताया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का गलत यूज किया जा रहा है। नेफर्टलेस देयर आर नोटेबल गैप इन द एक्ट दैट रिमेन अनएड्रेस। लेकिन अब ये तो एक लिमिटेशन थी उसकी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कमी थी, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी, बहुत सारे लूप होल थे जो अभी भी अनएड्रेस हैं, जो भी मेंशन नहीं किए गए हैं। Many experts argue that the act lacks teeth as it has not been entirely successful in imposing penalties or sanctions on individuals misusing the expanses of cyberspace. अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, साइबर एक्सपर्ट्स थे, जो भी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्ट में बहुत सारे फ्लॉज बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि इस एक्ट ऐसे तो इस एक्ट ने इफेक्टिवली अपना काम किया, लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि जो पेनल्टीज थी कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है साइबर से रिलेटेड, तो उसको किस तरह से हम पेनल्टी करवा सकते हैं, उसमें क्या उसको सैंक्शन देने पड़ेंगे, वो चीजें यहाँ पर सही से मेंशन नहीं थी, वो चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई थी। ठीक है। The following are the key areas of cyber law that require attention and revision. तो बेसिकली अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं साइबर लॉ के जहां पर अभी भी कंसर्न दिखाने की जरूरत है, अटेंशन देने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो है वो है स्पैमिंग। अब स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग होता है कि सपोज करो कि आपके ईमेल पे कोई लगातार मैसेज भेजता जा रहा है, 100, 200, 300, 400, और वो ऐसा नहीं कि एक एक घंटे बाद आ रहे, लगातार आ रहे, एक सेकंड में कम से कम मल्टीपल ईमेल्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग स्पैमिंग कहते हैं। तो स्पैम रिफर्स टू, अब तुम लोगों ने देखा भी होगा कि जीमेल के अंदर एक स्पैम का फोल्डर होता है, तो वही चीज है मेरी स्पैमिंग। सो स्पैम रिफर्स टू अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इनिशियली सीन एज न्यूसेंस बट नाउ कॉजिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इश्यूज। तो स्पैमिंग में पहले तो था कि कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बल्क में मैसेज भेज के, बल्क में ईमेल्स भेज के, लेकिन हमें बाद में टाइम के साथ पता चला कि इसमें कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। सो आईटी एक्ट ने इस स्पैमिंग के इशू को नहीं सॉल्व किया, इसको एड्रेस नहीं किया था। So USA and European Union have enacted anti-spam legislation to combat this problem. और इसी तरह से इंडिया के अंदर जो आईटी एक्ट था उसने ये प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस किया, लेकिन बाकी कंट्रीज ने किया। यूएसए और यूरोपियन का जो यूनियन था, उन्होंने एंटी स्पैम लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन किया, उसको इनैक्ट करवाया, ताकि ये जो स्पैमिंग की प्रॉब्लम है इससे लोग बच सकें। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मेरी फिशिंग की। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग देखो क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में फिशिंग ये होता है कि आपकी, सपोज करो कि आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है, ठीक है, और आपके पास, आपने फेसबुक को ऑन किया, ओपन किया फेसबुक को, उसके बाद आपने उसमें अपना यूजर नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला, और उसमें क्या होगा, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो जो फेसबुक का पेज था वो फ्रॉड था, वो ओरिजिनल फेसबुक था ही नहीं, वो सिर्फ एक हैकर ने एक पेज बनाया था और वहां पर वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो ओरिजिनल फेसबुक का पेज है, लेकिन वहां से उसने क्या किया, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले ली। तो इसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सो फिशिंग इज अ criminally fraudulent process of obtaining sensitive information such as username, password and credit card detail by posing as a trustworthy entity in electronic communication. तो जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया कि जो हैकर होगा या जो भी ऑफेंसर होगा वो क्या करेगा, वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। और आजकल साइबर लॉ बढ़ भी रहे हैं, जहां पर लोगों का ओटीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पासवर्ड्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिशिंग का प्रोसेस वही है जहां पर जो भी दूसरा पर्सन है वो लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेता है, उनके यूजर नेम को लेता है, उनके पासवर्ड को हैक कर लेता है, उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को लेता है, और इससे इकोनॉमिक इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। कैसे? जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले ली, तो उस केस में अगर कहीं पर आपसे ही गलती हो जाए तो उस केस में बहुत सारे आपको इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, आपका पैसा भी यहाँ पर जा सकता है। While the Indian Penal Code addresses cheating, there is no specific law against phishing in the Information Technology Act, making it insufficient to combat this deceptive activity. तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ही साथ यहाँ पर स्पैमिंग की प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस किया आईटी एक्ट में, और फिशिंग की प्रॉब्लम को भी नहीं कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया गया कि अगर किसी ने फिशिंग की है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको क्या पेनल्टी वहां पर होनी चाहिए। तो ये मेरा सेकेंड एस्पेक्ट था। थर्ड है मेरा डेटा प्रोटेक्शन इन इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग आजकल हम लोग सभी लोग करते हैं, तो वहां पर डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं दिया गया था। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल हुज डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अदर्स। इंडिया करंटली लैक्स स्पेसिफिक डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो डेटा प्रोटेक्शन की फैसिलिटी है ये अभी इतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं की गई है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं की गई है। While the Information Technology Act addresses unauthorized access, it does not cover the integrity of customer transaction in internet
बैंकिंग, तो लोगों की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, उनके पासवर्ड्स, उनके यूजर नेम को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखना जब वो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, उसका प्रोविजन यहाँ पर आईटी एक्ट में नहीं मेंशन किया गया था। ऑल्दो आईटी एक्ट के अंदर अनऑथराइज एक्सेस का तो बताया गया था कि अगर कोई पर्सन आपके सिस्टम पे या फिर आपकी जो भी चीजें हैं उस पर अगर अनऑथराइज एक्सेस करता है तो उससे रिलेटेड उसको क्या पनिशमेंट होगी वो आईटी एक्ट में मेंशन था। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो उस केस में आपकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, और अगर उस इंटीग्रिटी को किसी ने भंग किया है, किसी ने प्रॉब्लम वहां क्रिएट की है, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी वो एस्पेक्ट आईटी एक्ट में कवर नहीं था। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी। साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी प्राइवेसी प्रोटेक्शन। सो प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन आर क्रूशियल कंसर्न्स स्पेशली विद द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द वेरियस स्फीयर। उसके बाद अब ये जो प्राइवेसी है, लोगों की, हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसका डेटा प्रोटेक्ट रहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, जब वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क कर रहा है तो। और यही चीज मेरे आईटी एक्ट में नहीं थी। द एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड प्राइवेसी लेजिस्लेशन इन इंडिया हैज लेड टू अ लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या था, जो फॉरेन की जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो भी उनका बिजनेस था वो बढ़ता रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अभी भी एब्सेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा identity theft. So identity theft is a global issue on the rise, yet the IT Act of 2000 does not adequately address this problem. तो जो identity theft था, किसी का आइडेंटिटी को चुरा लेना, ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू है और ये IT एक्ट में मेंशन नहीं किया गया था, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर एड्रेस नहीं किया गया था। साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट है साइबर वॉर। सो दिस एक्ट डज नॉट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर वॉर विच इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। तो जो अभी लेटेस्ट में जो मेरा चल रहा है वो साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, वो प्रमोट कर रहे हैं कि साइबर वॉर क्या है, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ साइबर वॉर भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन साइबर वॉर से रिलेटेड इस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया था। तो ये इसकी सारी लिमिटेशंस थी, जिसमें स्पैमिंग, फिशिंग और सारी प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर वॉर और साथ ही साथ लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये पूरा एक्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।